नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह बता दूं कि कौन कौन सा चैप्टर खोलने जा रहा हूं। मोदी के डर से राज और उद्धव ठाकरे का थप्पड़ कांड, भयंकर बवाल मच गया बॉस। मोदी के सांसद का चैलेंज आ गया कि पटक के मारेंगे। थप्पड़ मारते राज ठाकरे के गुंडों पर बिहार तक में बवाल है। प्रशांत किशोर से लेकर निरहुआ तक ने धागे खोल दिए। मारपीट पर उतरे राज उद्धव की पॉलिटिक्स का दी एंड करने वाला चैप्टर खोल दिया है क्या मोदी ने, आज ये भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा रेड कारपेट, शिव तांडव, सनातन की झलक, मोदी का ऐसा स्वागत कि चीन को बहुत तेज मिर्ची लगेगी। मोदी ने चीन को लपेटा, उनके दोस्त ने अमेरिका को। ब्रिक्स में ट्रंप जिनपिंग की फजीहत का चैप्टर भी आज खोलूंगा। इसके अलावा पीएम मोदी का ब्राजील में वो फाइनल एक्शन कि चीन को चैन नहीं आएगा। धर्मांतरण कराते छांगुर बाबा के किले पर योगी का बुलडोजर चलने के पहले ऐसा क्या मिला जो हैरान कर देगा। बिहार में चुनाव के पहले कहीं मर्डर, कहीं गोलीकांड, क्या ही हो रखा है। और नई नवेली सड़क धंस गई, कहीं 90 डिग्री का टर्न है। अफसरों के वो कांड कि पब्लिक बोली ये ठीक करके दिखाओ। आम आदमी के पैसे को बिना डकार हजम कर जाने वाले भ्रष्ट सिस्टम की आज क्लास लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी और उत्तराखंड ही नहीं बल्कि 4 राज्यों की सरकारें हाई अलर्ट पर है। आज मेरठ में यूपी, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड पुलिस की अहम बैठक हुई, जिसमें कांवड़ यात्रा के रूट, इसके लिए होने वाले डायवर्जन और डीजे के नियमों समेत तमाम तैयारियों पर मंथन किया गया। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिलेगा। अभी तक दूसरे राज्यों की महिलाओं को भी इस आरक्षण का लाभ मिलता था, लेकिन अब महिला आरक्षण में डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी गई। 9 जुलाई 2025 को देश भर में 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी आम हड़ताल करेंगे। यह हड़ताल 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियंस और उनके सहयोगी संगठनों ने बुलाई है, जिनका कहना है कि इस हड़ताल का मकसद केंद्र सरकार की उन नीतियों का विरोध करना है जिन्हें यूनियंस मजदूर विरोधी और किसान विरोधी मानती है। हड़ताल के कारण बैंकिंग, डाक सेवाओं, कोयला खनन, राज्य परिवहन और दूसरी सेवाएं प्रभावित होंगी। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर अपनी शुरुआती रिपोर्ट नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सौंप दी है। रिपोर्ट जांच के शुरुआती चरण में जुटाई गई जानकारी के आधार पर तैयार की गई बताई गई है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अभी रिपोर्ट 2 दिन में फाइनली जो है वो आ जाएगी। बागेश्वर धाम में बढ़ती भीड़ को देखते हुए बागेश्वर बाबा ने लोगों से 10 जुलाई को घर में ही गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने की अपील की है। लगातार बारिश और बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह अपील की गई है। लाखों लोग बागेश्वर धाम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से वहां व्यवस्था करना मुश्किल हो रहा है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको दिखाऊंगा मोदी के डर से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का थप्पड़ कांड, कैसे भयंकर बवाल मच गया आज और मोदी के सांसद का चैलेंज आ गया कि पटक के मारेंगे। थप्पड़ मारते राज ठाकरे के गुंडों पर बिहार से यूपी तक में बवाल। प्रशांत किशोर से लेकर निरहुआ तक ने धागे खोल दिए। और राज ठाकरे और उद्धव की पॉलिटिक्स का दी एंड करने वाला चैप्टर नरेंद्र मोदी ने खोल दिया है क्या, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में गजब ही बवाल मचा हुआ है। जो लोग राजनीति में पिट चुके, वो लोग अब यूपी बिहार के लोगों को पिटवा रहे हैं, हिंदी बोलने वालों को पिटवा रहे हैं। और इसे देखकर खास करके हिंदी भाषी यूपी बिहार के लोगों में बहुत गुस्सा है। लोग यहां तक कह रहे हैं कि यूपी बिहार आके दिखाओ ना, पटक के मारेंगे तुमको। लोगों का गुस्सा इसलिए है क्योंकि सालों से लोग यही तमाशा देख रहे हैं और अब लोग कह रहे हैं कि यह नौटंकी बहुत हो गई, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग भाषा के नाम पर आग लगा रहे हैं, मासूमों को पीटकर शेर बन रहे हैं, उनका हिसाब किताब जल्दी ही हो जाएगा। क्योंकि यह कौन सा तरीका है कि किसी को मराठी नहीं आती तो उसे पीटने शुरू कर दीजिएगा। भारत में हर कहीं के लोग हर जगह काम के लिए जाते हैं। काम करने के लिए गया आदमी पहले अपने रहने खाने का ठिकाना देके गया, पहले अपने लिए ट्यूशन लगवाएगा कि फलाने जगह जा रहे हैं तो भाषा सीख लें। और पूरे देश में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, हर जगह जाके भाषा सीखते रहे। किसी की नौकरी बेंगलोर में लगे तो जाके कर्नाटक में वहां पर जो है कन्नड़ा सीखेगा, फिर केरल जाएगा तो मलयालम सीखेगा, महाराष्ट्र जाएगा तो मराठी सीखेगा, उड़ीसा में जाएगा तो उड़िया सीखेगा। काम करेगा कि खाली भाषा सीखते रहेगा? क्योंकि लोग जो है राज ठाकरे जैसे और उनके गुंडे जो हैं वो पीट देंगे। भाई भाषा तो रहते रहते आम आदमी
थोड़ा बहुत सीख ही जाता है, लेकिन इसके लिए जबरदस्ती करना, मारपीट करना, यूपी बिहार के लोगों को टारगेट करना, यह सारा कुछ तमाशा सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए तो हो रहा है। क्योंकि मुंबई में अभी बीएमसी के चुनाव होने और सालों से मुंबई में जिन्होंने धाक जमाई थी उनका डिब्बा गोल है। इसलिए देखिए, जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, सालों साल अलग रहे, वो अचानक एक हो गए और यह मारपीट वाला कांड शुरू कर दिया। राज और उद्धव ने मराठी कार्ड रिचार्ज किया, मराठी भाषा के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, मराठी अस्मिता के मुद्दे को हवा दे रहे हैं जिससे अपनी राजनीति चमका सके। लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में बाल ठाकरे जैसा करिश्मा नहीं है, इसलिए भाषा के नाम पर आग लगाने का फॉर्मूला अपना रहे हैं। लेकिन अब यह फॉर्मूला भी चलने वाला नहीं, क्योंकि यूपी बिहार के लोगों को पीटने वालों को अब उसी भाषा में यूपी बिहार के लोग भी जवाब दे रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो राज ठाकरे को खुली चुनौती दे दी कि हिम्मत है तो महाराष्ट्र से बाहर निकल के दिखाओ ना। यानी यह बवाल बढ़ता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है। बवाल इस हद तक चला गया कि मारा मारी, प्रदर्शन, हंगामा, आज बहुत कुछ हुआ है भाई। और इस बवाल का एक ट्रेलर देखिए, फिर आपको बताता हूं यह बवाल हो क्यों रहा है, कौन क्या कह रहा है, कैसी कैसी चीजें हो रही हैं इस देश में। भाषा की पॉलिटिक्स, जाति की पॉलिटिक्स, अलग लेवल पे मामला बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। और इसलिए क्योंकि मोदी के डर से ये लोग जो है ना घबराए हुए हैं कि हम तो खत्म हो जाएंगे। पहले ट्रेलर देखिए। यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। कि दुबे है कौन? दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है क्या यहाँ के हिंदी भाषियों ने? महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहाँ चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है। मराठी भाषा के नाम पर मुंबई में अपनी राजनीति को फिर से जिंदा करने की कोशिश राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। खास तौर पर राज ठाकरे की पार्टी मराठी के मुद्दे पर कुछ ज्यादा ही आक्रामक होती जा रही, क्योंकि ये सीन से गायब थे। इनको लगा कि मैं वापस कैसे आऊं सीन में, तो एक ही काम कर सकते हैं, मारपीट करो ताकि थोड़ा सोशल मीडिया से हर जगह मेरी चर्चा होने लगे। आज ही मुंबई के मीरा भाईंदर में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मराठी भाषा के मुद्दे पर बड़ा प्रोटेस्ट कर दिया। राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी, इसके बाद भी एमएनएस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जमा हो गए। पुलिस ने एमएनएस के कार्यकर्ताओं को समझाने की भी कोशिश की, बताया कि प्रदर्शन रैली निकालने की अनुमति नहीं है, कहां घुसे चले आ रहे हो। लेकिन राज ठाकरे के कार्यकर्ता अड़े हुए थे, इस वजह से वहां जमकर हंगामा हुआ। आखिरकार पुलिस ने एमएनएस के कार्यकर्ताओं पर एक्शन लेना शुरू किया। कई एमएनएस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। महिला कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ झड़प की, लेकिन पुलिस ने सभी को वहां से हटा दिया। एक बार ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आपको दिखाता हूं कि इन्होंने गुंडागर्दी कैसे की। ये देखिए, ये मीरा भाईंदर की तस्वीर है जहाँ पर मनसे की महिला कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई है। चूंकि बिना परमिशन के प्रोटेस्ट मनसे के अधिकारी कर रहे हैं, तो पुलिस जो है वो अब थोड़ा सा बल का प्रयोग करके इन महिला कार्यकर्ताओं को, इन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले गई है। बड़ा एक्शन जो है यहाँ पर मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ। लगातार आप लोग को हिरासत में लिया जा रहा है, क्या कहना है? देखिए, तो ये आपने तस्वीरें देखी। साफ तौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि इस प्रोटेस्ट को कोई परमिशन नहीं थी, कोई इजाजत नहीं थी। यही वजह है कि यहाँ पर इन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। और सैकड़ों की तादाद में जो मनसे के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, इसके ठीक पहले सुबह 9 बजे तक 45 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें कई कार्यकर्ता, कई नेता मनसे के शामिल थे। उसके बावजूद यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा हुई है, उस भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस जो है वो यहाँ पर कई बल का इस्तेमाल कर रही है। ये तो गजब ही है ना बॉस। पहले आप मराठी भाषा के नाम पर लोगों को पीटते फिरो, और फिर जब उस पर बवाल हो तो प्रदर्शन करो। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने क्या इसलिए प्रदर्शन किया था कि वो भाषा के नाम पर लोगों को पीटे और कोई एक्शन भी ना हो? राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से मराठी भाषा नहीं आने पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसकी आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। पब्लिक को गुस्सा नहीं आएगा। 29 जून का यह वीडियो है। एक दुकानदार को एमएनएस के कार्यकर्ता मारते हुए दिख रहे हैं। आरोप है कि एमएनएस कार्यकर्ताओं ने गुजराती दुकानदार से मराठी बोलने के लिए कहा। नहीं बोलने पर दुकानदार को थप्पड़ मारने लगे। क्यों भाई, तुमको किसने अथॉरिटी दी कि तुम वो गुजराती अगर मराठी नहीं बोलेगा तो तुम मारोगे?
देख रहे हैं, एक में मुंबई के व्यापारी भाषा के नाम पर गुंडागर्दी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ गुंडागर्दी करने वाली पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। गजब ही चल रहा है महाराष्ट्र में। एक तो तुम पीट रहे हो, पब्लिक विरोध कर रही है कि तुम किस बात का मार रहे हो जी, तो तुम उतर गए प्रोटेस्ट करने, सिर्फ ये नौटंकी करने के लिए, दिखाने के लिए महाराष्ट्र के लोगों को कि हम तुम्हारे बहुत बड़े हितैषी हैं, हम मराठी मानुष के साथ खड़े हैं। ये मार मार के तुम मराठी मानुष के साथ खड़े हो, और मराठी मानुष खुद इनके साथ नहीं खड़ा। अभी दिखाऊंगा ये राज ठाकरे की पार्टी की क्या पॉलिटिकल हैसियत हो गई आज की डेट में कि ये सब नौटंकी करनी पड़ रही। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे शायद अब ये समझ रहे हैं कि उनको कोई जवाब नहीं देगा, लेकिन ये बाल ठाकरे का दौर नहीं है। राज ठाकरे को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भाषा के नाम पर मारपीट करने पर राज ठाकरे को आड़े हाथों लिया। निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर राज ठाकरे में हिम्मत है ना, खुद को इतना बड़ा बॉस मानते हो तुम, तो महाराष्ट्र से बाहर आके दिखाओ, उनको पटक पटक के मारा जाएगा। सुनिए एक बार बीजेपी सांसद को। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। हम मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी एक आदरणीय भाषा है, और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है, और हम इसका प्रतिकार करते हैं। और यदि उनमें हिम्मत है, जो मैंने आपको कहा है, यदि उनमें हिम्मत है तो बगल में जो है माहिम इलाके में चले जाएं और माहिम की दरगाह के सामने जो है किसी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दें। निशिकांत दुबे खुल्ला कह रहे हैं भाई कि यूपी बिहार आए राज ठाकरे, पटक पटक के मारा जाएगा उनको। वो तो ये भी कह रहे हैं, और वो अकेले नहीं कह रहे हैं। थोड़ी देर अभी 2 दिन पहले भी जब ये सब हुआ था तो नीतीश राणे ने भी कहा था कि खाली हिंदू को मारते हुए हैं, मुस्लिम भीड़ वाले इलाके में, मुस्लिम बहुल इलाके में जाके इनकी हिम्मत नहीं होती इनके कार्यकर्ताओं की जाके बोले कि जरा मराठी बोल के दिखाओ। वहां एक बार गया था, उसको पकड़ के कान से माफी मंगवाया गया था। निशिकांत दुबे के बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में हंगामा मचा दिया। राज और उद्धव ठाकरे की राजनीति को निशिकांत दुबे ने खुला चैलेंज दिया, जिससे उद्धव ठाकरे की पार्टी बौखला गई। निशिकांत के चैलेंज पर संजय राउत ने कहा कि निशिकांत दुबे है कौन? क्या महाराष्ट्र के हिंदी भाषी लोगों ने निशिकांत को बोलने के लिए अथॉरिटी दी है? संजय राउत ने आरोप लगाया कि निशिकांत दुबे ने मराठी लोगों का अपमान किया है। सुनिए संजय राउत को। दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है कि यहाँ के हिंदी भाषिकों ने? वहाँ बैठकर आप बात करते हो। यहाँ के जो हिंदी भाषिक नेता है, मैं उनसे अपील करता हूँ, दुबे का जो वक्तव्य है उसका निषेध करवा। मुझे आश्चर्य है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनके पूरे कैबिनेट का, एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहाँ बैठकर महाराष्ट्र के बारे में, मराठी आदमी के बारे में, मराठी मानुष के बारे में घटिया बातें करता है, और आप चुप बैठे हो। आप कौन से मुख्यमंत्री हो? संजय राउत पूछ रहे हैं कि निशिकांत दुबे है कौन, इसको किसने अथॉरिटी दी ये सब बोलने की? संजय राउत से कोई पूछे कि संजय राउत और उनकी पार्टी को किसने अथॉरिटी दी गुंडागर्दी करने की और लोगों को मारने की? आपकी पार्टी तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं है कि हम मान लें कि इतना बड़ा बहुमत है आपके पास कि पब्लिक, महाराष्ट्र की पब्लिक की आप आवाज हैं। आपकी पार्टी को तो पब्लिक ने रगड़ के रख दिया चुनाव में। किसने ऑथराइज किया जी कि आप जाके मारिए जिसको हिंदी, जिसको मराठी नहीं आ रही है, हिंदी बोल रहा है तो उसको मारिए? किसने ऑथराइज किया? लेटर है पब्लिक का। भाषा के नाम पर समाज को बांटने का अधिकार इनको किसने दिया? जैसे को तैसा जवाब मिला तो संजय राउत अथॉरिटी और अधिकार दिखाने लगे, निशिकांत दुबे पर मराठी भाषा के अपमान का आरोप लगाने लगे, जिसका जवाब महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि निशिकांत दुबे ने एमएनएस के लिए बयान दिया था कि जिस तरह की हरकतें कर रहे हो, यूपी बिहार आओगे तो पटक के मारा जाएगा। आम मराठी के लिए नहीं कहा था, आम महाराष्ट्रियन के लिए नहीं कहा था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए। सही बात है, इससे लोगों में भ्रम पैदा होता है। एक बार मुख्यमंत्री फडणवीस को भी सुनिए। पहिली गोष्ट तर अशी आहे की निशिकांत दुबे यांचं जर तुम्ही पूर्ण ऐकलं तर ते संघटनेच्या संदर्भात बोलले आहेत। ते मराठी माणसाला त्यांनी सरसकट त्या ठिकाणी म्हटलेलं नाही। तथापि माझं मत असं आहे की अशा प्रकारे बोलणं योग्य नाही आहे, कारण त्याचे जे अर्थ निघतात ते अर्थ हे लोकांच्या मनात संभ्रम तयार करतात। देवेंद्र फडणवीस सही कह रहे हैं भाई, गुस्सा आता है और ऐसे में मुझे लगता है निशिकांत दुबे बोल गए,
लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं वो समझ रहे हैं कि राज ठाकरे, उनके गुंडे, उनकी पार्टी क्या चाह रहे हैं। वो यही चाह रहे हैं कि मराठी बनाम जो है वो यूपी बिहार के लोग, हिंदी भाषी लोग, इस तरह का माहौल बने, आपस में मारापीटी की स्थिति हो जाए और उसके बाद ये लोग फायदा उठाएं और पॉलिटिक्स करें कि भाई देखो हम तुम्हारे लिए खड़े हैं लड़ने के लिए हिंदी भाषियों से। वो तो चाहते ही यही हैं, वो आग लगा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अब तक किसी भी हिंदी भाषी ने किसी मराठी भाषी के साथ कोई आपत्तिजनक घटना नहीं की और होनी भी नहीं चाहिए। इन नेताओं के चक्कर में नहीं फंसना है आप लोगों को। मराठी भाषा के नाम पर जिस तरह से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लोगों की पिटाई कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर सीएम फडणवीस ने बड़ी बात कही। सीएम फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, वो इस तरह की राजनीति के झांसे में नहीं आने वाले। मराठी लोगों पर ऐसी राजनीति का कोई असर नहीं होगा। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का यह प्रयोग सफल नहीं होगा। ये बात भी सुनिए आप। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहाँ चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है, क्योंकि भारत पर जब आक्रमण हुआ तो मराठी आदमी ने केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। इसलिए मराठी आदमी कभी छोटा सोच नहीं सकता, कभी संकुचित सोच नहीं सकता। इसलिए कोई प्रयोग करने की कोशिश भी करे तो नहीं हो पाएगा। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने भी चुनौती दी। नितेश राणे ने कहा कि एमएनएस और उद्धव ठाकरे के लोग सिर्फ गरीब हिंदुओं को मार रहे हैं। अगर हिम्मत है तो मराठी नहीं बोलने वाले मुसलमानों से भी इसी तरह का बर्ताव करके दिखाओ। सुनिए नितेश राणे को। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते हैं क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। नितेश राणे कई बार यह कह चुके हैं कि राज ठाकरे के लोगों की हिम्मत नहीं है कि वो मुस्लिम इलाके में जाकर मराठी भाषा पर ज्ञान दें। और ऐसा न करने के पीछे की वजह भी आपको दिखाता हूं। कुछ समय पहले एमएनएस का एक असर होगा भी या नहीं, यह भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन आप यह देखिए कि अपनी राजनीति बचाने के लिए उद्धव और राज ठाकरे किस हद तक जाने को तैयार है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अगर गुंडागर्दी किए बिना न्याय नहीं मिलेगा तो हम गुंडागर्दी करेंगे। कौन सा न्याय खोज रहे हो बॉस आप? हिंदी बोलने वाला मराठी बोलने लग जाएगा आपके बोलने पे, तो कौन सा न्याय मिलेगा? मैं ये जानना चाहता हूं। और राज ठाकरे कह रहे हैं कि मराठी नहीं बोलने पर किसी को पीट रहे हो तो उसका वीडियो मत बनाओ ताकि सबूत ना रहे। यानी अपनी राजनीति और बीएमसी में अपनी सत्ता के लिए मारपीट और गुंडागर्दी का सहारा लेने पर भी इनको परहेज नहीं है। अपने फायदे के लिए महाराष्ट्र को भाषा विवाद में झोंक रहे हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की राजनीति पर यूपी बिहार के नेता भी बयान दे रहे हैं। बिहार में राजनीतिक पारी शुरू कर रहे प्रशांत किशोर ने कहा कि यह देश राज ठाकरे के पिताजी का नहीं है, यह सभी का है। गरीब लोगों को मारना कोई बहादुरी का काम नहीं है। सुनिए प्रशांत किशोर को। राज ठाकरे का पिताजी का देश नहीं है, ये सब लुम्पन एलिमेंट है। बॉम्बे में अपने घर में बैठकर बाघ बन रहे हैं। राज ठाकरे अपने घर में बैठकर कोई किसी को गाली दे सकता है और ये उनके संस्कार को दिखाता है, उनकी बेवकूफ़ी को दिखाता है। अपने घर में बैठकर किसी दूसरे को, गरीब को, कोई वहाँ काम करने गया है उसको 2 थप्पड़ मारते हो, ये कोई बहादुरी नहीं है, ये कोई बहादुरी नहीं है। तो दोनों भाई एक साथ आ गए। अरे दोनों भाई एक साथ आ जाए, 4 भाई साथ में आ जाएं। ये दोनों भाई पहले साथ में नहीं थे तो क्या कर लिया? राज ठाकरे क्या कर लिए? दोनों भाई साथ में रहेंगे तो क्या कर लेंगे? आप वहाँ मार दीजिएगा। बिहार के ही नेता पप्पू यादव ने भी राज ठाकरे को चेतावनी दी। पप्पू यादव ने धमकाने वाले अंदाज में कहा कि अगर बिहार के लोगों पर महाराष्ट्र में हमला होगा तो उसका जवाब मिलेगा। पप्पू यादव ने कहा कि वो उद्धव ठाकरे की सारी हेकड़ी निकाल देंगे। सुनिए पप्पू यादव को। महाराष्ट्र में बिहारी पर, हिंदी भाषी लोगों पर, बिहारी और यूपी के, झारखंड के लोगों पर हमला हो गया। मैं मराठी का सम्मान करूंगा। उद्धव ठाकरे सुन ले, तेरी गुंडई और हैंकरी निकाल दूंगा। बिहारी पर और हिंदी भाषी लोगों पर जुल्म किया, याद रखिएगा यह दमन रण बड़ा भीषण होगा, जीवन या मरण होगा, जंग होगा, आर पार होगा।
पप्पू यादव कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की हेकड़ी निकाल देंगे। अरे बॉस, हेकड़ी बाद में निकालिएगा, पहले राहुल गांधी को कहिए कि उनको इंडिया अलायंस से निकाल कर दिखाएं, उद्धव ठाकरे को, उनकी शिवसेना को। इतना अगर बिहारियों की और यूपी के लोगों की चिंता है आपको और जो हो रहा है उसको गलत मानते हैं। बीजेपी नेता और भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी भाषा के नाम पर राजनीति करने के लिए राज ठाकरे पर निशाना साधा। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि यह गंदी राजनीति बंद होनी चाहिए, अगर किसी में दम है तो वो उनको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। निरहुआ ने कहा कि वो मराठी नहीं बोलते हैं और महाराष्ट्र में ही रहते हैं, किसी में दम है तो निकाल कर दिखाए। अगर कोई इस तरह की बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ कोई। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूं वहीं। तो ये गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी भाषा के नाम पर एमएनएस की खुलकर गुंडागर्दी चल रही है और यह ऐसे वक्त में है जब 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ गए। इनको लग रहा है कि ये मोदी के लिए चैलेंज बन जाएंगे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि राज ठाकरे का हाथ थामकर उद्धव ठाकरे कौन सा तीर मार लेंगे। क्योंकि आप देखिए कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने 2009 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा, तब उनको 13 सीट आई थी, 6% से भी कम का वोट। साल 2014 आते आते पब्लिक को समझ में आ गया कि यह आदमी किसी काम का नहीं है, 1 सीट आई थी भाई को और 3% के करीब वोट था। 2019 में 1 सीट आई, वोट शेयर 2.25% रह गया और घट गया। 2024 तक में पब्लिक को, महाराष्ट्र की पब्लिक को समझ में आ गया ये आदमी और इसकी पार्टी 1 सीट देने लायक भी नहीं है, तो 0 सीट आई और वोट शेयर घट के 1.5% रह गया। और इनके कार्यकर्ता जाके मार रहे हैं हिंदी नहीं बोलने पर। संजय राउत को इनसे पूछना चाहिए कि 1.5% का वोट शेयर है तुम्हारा भाई, तुम कौन हिसाब से वहां पर मराठी मानुष की आवाज बने घूम रहे हो। 2024 के विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी सीधे 56 सीटों से घटकर 20 सीट पे आ गई। 20 सीट तो आया खुद संजय राउत की पार्टी को बॉस, और वो पूछ रहे हैं कि फलाना कैसे जो है वो ठेकेदार बना है हिंदी भाषियों का, आप मराठी भाषियों का ठेका कैसे लेके बैठे हो। 20 सीट तो आई है तुमको और वोट शेयर मात्र 10% था इनका, और ये चले हैं मराठी मानुष की आवाज बनने। आंकड़ों से साफ साफ दिख रहा है कि ना तो उद्धव ठाकरे की हालत ठीक है ना राज ठाकरे की। महाराष्ट्र की पब्लिक इनको घास डालने को तैयार नहीं, और इसीलिए मजबूरी में यह सब नौटंकी हो रही है पॉलिटिक्स में कि खुद के बलबूते तो दोनों ने सिर्फ डाउनफॉल ही देखा कि भाई नरेंद्र मोदी के रहते बीजेपी की इस पॉलिटिक्स में हम तो खत्म हो गए। तो एक काम करते हैं, मारपीट करते हैं, हंगामा करते हैं, शायद पब्लिक सोचे कि हम उनके लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि ये वापस मिले क्यों। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को उम्मीद थी कि शिंदे गुट की बगावत के बाद सहानुभूति का वोट मिलेगा और मुंबई में बड़ी जीत हासिल करें, जो कि उनका पहले से गढ़ रहा है। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उद्धव ठाकरे के बीएमसी वाले सपने को भी बड़ा झटका दिया। विधानसभा चुनाव में 29% वोट शेयर के साथ मुंबई की 36 में से सबसे ज्यादा 15 सीटें बीजेपी जीत गई। शिवसेना उद्धव गुट सिर्फ 23% वोट शेयर के साथ 10 सीट जीत पाई मुंबई में, जो इनका गढ़ होता था। इसी विधानसभा चुनाव में मुंबई के अंदर राज ठाकरे की पार्टी को 7% वोट मिले, सीट आई अंडा 0। यानी आंकड़ों के हिसाब से अगर विधानसभा चुनाव उद्धव और राज साथ मिलकर लड़ लेते तो उनका कंबाइंड वोट शेयर बीजेपी से ज्यादा हो जाता। तो इनको लग रहा है कि हम ऐसा कर लेंगे तो एक बीएमसी बची है वहां शायद बच जाएंगे, नहीं तो सारी दुकान तो बंद हो चुकी। इसी सबक को समझते हुए ये लोग सोच रहे हैं कि हम साथ आ जाते हैं, और उनके निशाने पर यही बीएमसी चुनाव है। बीएमसी चुनाव को लेकर हालिया सर्वे रिपोर्ट्स भी यही बता रही है। सर्वे एजेंसी वोट वाइब के मुताबिक अगर आगामी बीएमसी चुनाव में शिवसेना उद्धव गुट और एमएनएस अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो एक बार फिर बीएमसी में बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। बीजेपी को करीब 30% वोट मिलेंगे, शिवसेना उद्धव गुट को 24% और एमएनएस को 11%। यानी बीएमसी चुनाव में दोनों साथ आ गए तो दोनों को मिलाकर 35% वोट मिल सकता है, ऐसा अनुमान है। लेकिन अगर अकेले लड़े तो भाई बचने का कोई स्कोप नहीं। तो दोनों ने कहा कि यार मिल जाते हैं, कम से कम बीएमसी जिसका इतना बजट है वहां तो बैठे हैं कम से कम। इसलिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ गए, और इनको लगा कि साथ आ गए तो माहौल कैसे, वाइब कैसे क्रिएट होगा, माहौल कैसे बनेगा। तो वही अपना पुराना मारा पीटी वाला काम शुरू कर दो, मराठी भाषा के नाम पे पीटो, एमएनएस का वोट बैंक बढ़ जाएगा, इनको लग रहा है। लेकिन यही तो आप पहले करके इस हाल तक पहुंचे। यूपी बिहार के लोगों को निशाना बनाकर राज ठाकरे बताना चाह रहे हैं कि देखो मराठियों का मसीहा मैं हूं, मराठी अस्मिता की बात तो सिर्फ मैं कर रहा हूं। लेकिन खुद ठाकरे परिवार के पूर्वजों का ताल्लुक कहां से है,
इसके बारे में पत्रकार लेखक धवल कुलकर्णी ने अपनी किताब द कजन्स ठाकरे में बताया। ठाकरे परिवार के पूर्वज मगध से महाराष्ट्र पहुंचे थे, जो वर्तमान में बिहार है, वही पहले मगध होता था। तो इनके खुद के पूर्वज बिहारी हैं भाई। ठाकरे परिवार नंद डायनेस्टी के आखिरी शासक महापद्म नंद के शासन के दौरान मगध से आए थे। बाल ठाकरे के पिता केशव ठाकरे चंद्रसेनिया कायस्थ प्रभु जाति से थे। पहले इनका सरनेम ठाकरे था, जिसकी स्पेलिंग थी THAKRE, लेकिन एक अंग्रेज लेखक विलियम मेकपीस से प्रभावित होकर इन्होंने अपना सरनेम जो है उसकी स्पेलिंग चेंज कर दी और उसको कर लिया THACKREY। यानी ये तो खुद बिहारी हैं भाई, पूर्वज इनके बिहारी थे, ऊपर से इनका सरनेम भी अंग्रेजों से प्रभावित है। लेकिन राज ठाकरे यूपी बिहार के लोगों को मारकर नौटंकी कर रहा है। अब ऐसे तो करोड़ों भारतीय विदेश में काम करते हैं। किसी को जर्मनी में जाके काम करेगा, जर्मनी नहीं आएगी तो मारा जाएगा उसको। फ्रांस में जाके फ्रेंच नहीं आएगी तो मारिएगा उसको। महाराष्ट्र के लोग भोजपुरी नहीं बोलेंगे तो क्या बिहार में काम नहीं करेंगे? राज ठाकरे शायद भूल गए हैं कि खुद बाल ठाकरे ने कहा था कि मैं महाराष्ट्र में मराठी हो सकता हूं, लेकिन भारत में हिंदू। बाल ठाकरे का पुराना बयान अब वायरल हो रहा है, सुनिए एक बार। हिंदुस्थानामध्ये आम्ही हिंदू आहोत आणि महाराष्ट्रामध्ये आम्ही मराठी आहोत। गुजरातमध्ये तुम्ही गुजराती असाल, पण महाराष्ट्रामध्ये सोडून द्या, गुजरातमध्ये तुम्ही गुजराती आहात आणि संपूर्ण देशामध्ये तुम्ही हिंदू आहात। बंगालमध्ये तुम्ही बंगाली असाल, पण हिंदुस्थानामध्ये तुम्ही हिंदू आहात। ही हिंदू भूमिका घेतल्याशिवाय तुम्हाला जगता येणार नाही। आप सोचिए क्या दिन आ गया है। जो बाला साहब ठाकरे हिंदू की लड़ाई लड़ते थे, उन्हीं के बेटे हिंदुओं को पिटवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस हिंदू को मराठी नहीं आती। अब उसका हिंदू है ना इंपॉर्टेंट नहीं है इनके लिए भाई, मराठी बोलने आती है या नहीं आती है ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी टाइप की पॉलिटिक्स करके कोई कहता है कि जातिगत जनगणना कराओ, जाति में बांट के हम बात करेंगे। किसी को भाषा के हिसाब से बांटना है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी कहते हैं एक हैं तो सेफ है। पाठशाला में अब जब नरेंद्र मोदी की बात हो रही है तो अगला चैप्टर खोल रहा हूं। रेड कारपेट, शिव तांडव, सनातन की झलक, मोदी का ऐसा स्वागत, चीन को बहुत तेज मिर्ची लगेगी। मोदी ने चीन को लपेटा, उनके दोस्त ने अमेरिका को। ब्रिक्स में ट्रंप जिनपिंग की फजीहत का चैप्टर। पीएम मोदी का ब्राजील में वो फाइनल एक्शन कि चीन को चैन नहीं आएगा, अब उसके बारे में बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में है। पाकिस्तान, चीन दोनों को रगड़ के रखा है। चीन की तो हालत ऐसी हो गई कि नरेंद्र मोदी हर जगह जाकर चीन को निपटा रहे हैं। चीन ने भारत के साथ बड़ा गेम किया था। ऑपरेशन सिंदूर में पर्दे के पीछे खेल किया, फिर राफेल पर फेक न्यूज फैलाई, जिसके झांसे में हमारे यहां कुछ लोग आ गए थे। लेकिन चीन की सारी तिकड़में फेल हो रही और अब नरेंद्र मोदी चीन के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जो चीन भी सोचे नहीं बैठा होगा। ब्राजील चीन का बड़ा दोस्त देश था। नरेंद्र मोदी ने ऐसा दांव खेला कि एक झटके में चीन से ब्राजील को छीन लिया। पूरा सीन पलट गया बॉस। ब्राजील में मोदी मोदी हो रहा है। नरेंद्र मोदी ब्राजील में स्टेट विजिट के लिए गए और वहां उस ब्राजील ने जो चीन का दोस्त है, वो नरेंद्र मोदी का ऐसा वेलकम कर रहा है कि चीन को झटके। पति जिनपिंग इनविटेशन मिलने के बाद भी ब्राजील नहीं गए थे। ब्राजील के ब्राजीलिया में जिस तरह से पीएम मोदी के लिए रेड कारपेट बिछा है बॉस, जिस तरह से पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ है बॉस, जिस तरह से ब्राजील की धरती पर चीन के दोस्त पाकिस्तान को ठोकने वाले ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखी, भाई ये देख के चीन का पारा चढ़ गया होगा। ब्राजील में पीएम मोदी क्या क्या करने वाले हैं, ब्राजील में कैसे सनातन की ताकत दिखी, कैसे पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ, ब्राजील में वो कह दिया गया कि चीन परेशान हो गया है, सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले वो ट्रेलर देखिए जिसको देखकर चीन और पाकिस्तान को नींद नहीं आएगी। ये तस्वीरें देखकर चीन हैरान परेशान होगा, क्योंकि ब्राजील तो भारत के लिए बिछ गया भाई। जिस ब्राजील को कभी चीन अपने इशारे पर नचाता था, उस ब्राजील ने नरेंद्र मोदी के लिए रेड कारपेट बिछा दिया। पीएम मोदी के ब्राजील दौरे की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं।
जो अब से बस थोड़ी देर पहले की। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला रेड कारपेट पर पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं। पीएम मोदी के स्वागत में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए ब्राजील में खूब तामझाम हुआ है। 114 घोड़े और उस पर बैठे सैनिकों के साथ पीएम मोदी का सेरेमोनियल वेलकम हुआ है। देख रहे हैं, लाल कारपेट बिछा हुआ है, झंडे हैं, जबरदस्त परेड वरेड चल रही है, मिलिट्री सम्मान दिया गया। पीएम मोदी के स्वागत में ब्राजील ने मेगा शो कर दिया भाई। ये देखिए तस्वीरें, ये अपने प्रधानमंत्री का जलवा है, लोगों को मोदी दिखते हैं। अरे भैया, ये भारत के प्रधानमंत्री का रौला है। काफिला जब उनका आया तो उनके दोनों तरफ घोड़े पर सैनिक मौजूद रहे। पीएम मोदी स्टेट विजिट पर ब्राजील गए हुए, वहां ब्राजील के राष्ट्रपति ने रेड कारपेट बिछाकर और गले लगाकर उन्हें रिसीव किया। इसके अलावा पीएम मोदी के स्वागत में शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति हुई। पीएम मोदी के साथ साथ ब्राजील के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी भी शास्त्रीय संगीत का आनंद लेते हुए दिखे। इससे पहले भी जब पीएम मोदी ब्राजीलिया पहुंचे थे तो उन्हें रेड कारपेट वेलकम दिया गया था। ब्राजील के रक्षा मंत्री पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए तब एयरपोर्ट गए थे। पीएम मोदी जब एयरपोर्ट पर उतरे तो सबसे पहले ब्राजील के परंपरागत सांबा रेगे संगीत के साथ उनका स्वागत हुआ। महिला कलाकारों के एक बैंड बटाला मुंडो ने पीएम मोदी का स्वागत किया। वहीं एयरपोर्ट पे शुरू हो गया था सब भाई। खुद पीएम मोदी ने इस प्रस्तुति की तस्वीरें साझा की थी और इन बैंड की तारीफ की थी। एक बार देखिए कैसे ब्राजील की राजधानी में पीएम मोदी का एयरपोर्ट से ही जबरदस्त स्वागत शुरू हो गया था। सनातन से प्रेम करने वालों को गर्व से भर देने वाली ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में पीएम मोदी का सनातनी अंदाज में स्वागत हुआ। पीएम मोदी को स्वागत वैदिक मंत्र और शिव तांडव स्तोत्र सुनाकर किया गया। देखिए आप भी जरा। आप देख रहे हैं बॉस, कैसे दुनिया में सनातन का रौला दिख रहा है। ब्राजील की धरती पर जब मंत्र उच्चारण हुआ तो उसे सुनना वाकई अद्भुत था। और यह दिखावा नहीं है। इनके कपड़ों पर गौर कीजिए, इनके शरीर पर बने सनातन के प्रतीक चिन्हों को देखिए। इन सब का जन्म ब्राजील में हुआ, लेकिन इनके मन में सनातन की संस्कृति हिलोरे मार रही है। ये ब्राजील की सांस्कृतिक परंपराओं को सनातन के साथ जोड़ने वाले पुल बन चुके हैं। पीएम मोदी के स्वागत में ऋग्वेद के महागणपति मंत्रों के बाद शिव तांडव स्तोत्र का भी पाठ किया गया। यह बेहद खास था। भारतीय संस्कृति शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने का बड़ा प्रभावी मंत्र माना जाता है। पीएम मोदी के ब्राजील दौरे से चीन इसलिए भी परेशान है क्योंकि पहली बात, ब्राजील को चीन अपना बहुत करीबी देश मानता है, दोस्त मानता है। लेकिन अब ब्राजील भारत भारत कर रहा है भाई। दूसरी बात, भारत और ब्राजील के बीच डिफेंस डील हो सकती है, जो चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। तीसरी बात, ब्रिक्स में भारत के बाद ब्राजील दूसरा ऐसा देश है जिसने चीन के BRI प्रोजेक्ट से अब दूरी बना ली है। यानी नरेंद्र मोदी ने ऐसा खेला कि चीन का दोस्त जो है वो आके बोल रहा है गजब ही कर दियो भाई। चीन को यह बात भी खटक रही होगी कि ब्राजील में ब्रिक्स के सम्मेलन में वो पाकिस्तान को बचा नहीं पाए। इतना ही नहीं, अब तो ब्राजील में भी ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई दे रही। जब ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरो पहुंचे थे, तब भारतीय समुदाय ने ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया था और पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को बहुत गौर से देखा। इस कार्यक्रम के जरिए ब्राजील ने भी यह संदेश दिया था कि वो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के साथ खड़ा है। क्योंकि ब्राजील मेजबान देश है, वो चाहता तो इस तरह के कार्यक्रम में ऐतराज जताकर उसे रद्द भी करवा सकता है। ब्राजील को भी अच्छी तरह पता है कि ब्राजील की धरती पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम से चीन चिढ़ जाएगा। ब्रिक्स में आए चीन के नेताओं को यह पसंद नहीं आएगा। लेकिन ब्राजील ने भी इशारों में चीन को मैसेज दे दिया। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में भारत और ब्राजील के अलावा चीन, रूस और साउथ अफ्रीका है। लेकिन इस सम्मेलन में न पुतिन शामिल हुए, न चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। पुतिन की मजबूरी तो समझी जा सकती है कि वो युद्ध में फंसे हैं, लेकिन शी जिनपिंग का न आना बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। क्योंकि पिछले 12 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब शी जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन से दूर रहे। कोविड तक में भाई जिनपिंग ने वर्चुअली समिट में हिस्सा लिया था। हालांकि इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल न होने का शी जिनपिंग को पछतावा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह पूरे ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ही छाए रहे, उससे शी जिनपिंग को लगा होगा कि अच्छा ही हुआ नहीं गए भाई, बड़ी बेइज्जती होती। आप देखिए ब्रिक्स सम्मेलन के ग्रुप फोटो में पीएम मोदी फ्रंट रो में ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ खड़े दिखते थे। तस्वीरों से ऐसा लग रहा है जैसे पीएम मोदी ही ब्रिक्स को लीड कर रहे हो। इस फोटो सेशन के खत्म होते ही ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को गले लगा लिया था। जरूर यह सब तस्वीरें शी जिनपिंग को पसंद तो नहीं आई हों।
क्योंकि इसी साल मई के महीने में ब्राजील के राष्ट्रपति आज की डेट में दक्षिण अमेरिका में भारत ब्राजील का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पिछले 6 दशक में यह भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय ब्राजील की यात्रा है। ब्रिक्स और भारत दोनों उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं। दोनों वो देश हैं जो ग्लोबल साउथ के एजेंडे को मजबूती से आगे बढ़ाते हैं। ब्रिक्स के अलावा G20, G4, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, QJ, बायोफ्यूचर प्लेटफॉर्म जैसे कई फोरम हैं जिसमें दोनों देश शामिल हैं। पीएम मोदी के स्टेट विजिट के दौरान रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, तकनीक, स्वास्थ्य, कृषि जैसे सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने पर समझौते हो सकते हैं। अब ब्राजील में राष्ट्रपति लूला और पीएम मोदी जब बातचीत करेंगे तो ये सब मुद्दे बहुत अहम होंगे। ब्राजील की स्टेट विजिट से पहले पीएम मोदी ब्रिक्स के सम्मेलन में थे। वहां उन्होंने चीन की कोशिशों को फेल करते हुए ज्वाइंट स्टेट सप्लाई चेन्स को सुरक्षित और लचीला बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें देखना होगा कि कोई भी देश इनका उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए या हथियार के रूप में ना करे। मतलब सीधे सीधे चीन को बता दिए कि भाई तुम्हारे पास मिल रहा है क्रिटिकल मिनरल ज्यादा है, लेकिन तुम हथियार की तरह यूज थोड़ी करोगे यार कि दूसरे को हम लंगड़ी मार के गिरा दें। पीएम मोदी का यह बयान सीधे चीन को टारगेट कर रहा था। चीन ने कुछ वक्त पहले रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्यात को सीमित कर दिया था, जिससे भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर के प्रोडक्शन पर असर पड़ा। भारत अब तेजी से चीन का विकल्प तलाश रहा है। नरेंद्र मोदी बैठने वालों में से थोड़े ही हैं। तुम नहीं दोगे तो क्या भारत बैठ जाएगा, हमारे यहां ईवी नहीं बनेगा? उन्होंने कहा देखे और कहां क्या हो सकता है। चीन की मनमानी करने पर उतारू चीन को ग्लोबल मंच पर नरेंद्र मोदी ने एक्सपोज भी किया। जैसे पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कहा था कि उसकी परमाणु वाली ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, वैसे ही पीएम मोदी ने चीन को भी समझा दिया कि उसकी क्रिटिकल मिनरल्स वाली ब्लैकमेलिंग भी नहीं चलेगी। इसी तरह से पीएम मोदी ने कभी ट्रंप और कभी जिनपिंग की अकड़ निकालने का जो काम किया, उसे देखकर पीएम मोदी के दोस्तों को भी जोश आ गया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला तो सीधे ट्रंप से भिड़ गए। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इनको कुछ नहीं समझ में आता तो कहते हैं मैं टैरिफ लगा दूंगा, बाद में सबसे वही सेटिंग करते हैं जो उनको पहले करनी थी। ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्रंप को इसकी जो धमकी थी उसका तगड़ा जवाब दिया। लूला साहब ने कहा कि आज दुनिया बदल गई है भाई, हमें किसी सम्राट की आवश्यकता नहीं है, वो खुद को सारी दुनिया का बादशाह समझना बंद कर दें ट्रंप। साथ ही उन्होंने वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर का विकल्प खोजने पर जोर दिया। राष्ट्रपति लूला ने कहा कि दुनिया को ऐसे तरीके खोजने की जरूरत है जिससे हमारे व्यापारिक संबंध डॉलर से होकर ना गुजरे। राष्ट्रपति लूला ने कहा कि ब्रिक्स समूह की कोशिश आर्थिक दृष्टिकोण से दुनिया को व्यवस्थित करने का एक और तरीका खोजने की है। यही कारण है कि ब्रिक्स लोगों को असहज कर रहा है। यानी ब्राजील के राष्ट्रपति ने भी ट्रंप की हेकड़ी निकाल दी। भाई सीधे तो कह दिया कि राजा मत बनो भाई, ये कोई तुम्हारा साम्राज्य थोड़ी है कि तुम सबको बताओगे ऐसा करो वैसा करो, चुप बैठो। ट्रंप को सबसे ज्यादा चिढ़ इस बात से है कि कोई डॉलर के वर्चस्व को चुनौती ना दे, लेकिन ब्राजील के राष्ट्रपति ने वही बात कही, ये सीधे सीधे ट्रंप को चैलेंज है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के साझा बयान में भी ईरान पर अमेरिका के हमले और अमेरिका की एकतरफा टैरिफ नीति की आलोचना की गई थी। यानी लगातार नरेंद्र मोदी जो इस दौरे पर गए हैं, जो उनके 11 साल का सबसे लंबा विदेशी दौरा है, उसमें चीन से लेकर पाकिस्तान तक और दुनिया के फूफा बने घूम रहे ट्रंप को सबको निपटाया जा रहा है। फिलहाल पाठशाला में अगली क्लास का चैप्टर, धर्मांतरण कराते छांगुर बाबा के किले पर योगी का बुलडोजर चल गया है, लेकिन उससे पहले ऐसा क्या मिला जो हैरान कर देगा। बिहार में चुनाव के पहले कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं गोलीकांड, क्या ही हो रखा है, कौन ये सब करा रहा है। यूपी में इस वक्त छांगुर बाबा की बहुत चर्चा हो रही। छांगुर बाबा का असली नाम है जलालुद्दीन, जो हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाने का आरोपी है। लेकिन अब जलालुद्दीन छांगुर चढ़ गया सीएम योगी के हाथ पे, और योगी का बुलडोजर ऐसा चला कि छांगुर बाबा का पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। यो देखिए, छांगुर बाबा का घर जो है वो भांगुर हो गया। अब ये भी देखिए कि एक अखिलेश यादव हैं जो उन बागेश्वर बाबा के पीछे पड़े हैं, जो हिंदू समाज को एक कर रहे हैं, हिंदू समाज को जातियों में न बंटने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ योगी हैं जो उन छांगुर बाबा जैसों को निपटा रहे, जो हिंदू समाज के जातियों में बटे होने का फायदा उठाकर हिंदू बेटियों को शिकार बना रहे थे। यह आरोप है। जातियों के आधार पर धर्मांतरण का रेट कार्ड फिक्स करके रखा था इस भाई ने। इसमें हिंदू लड़कियों को जाति के हिसाब से अलग अलग पैसे देकर धर्म बदलवाने का खेल चल रहा है। लेकिन छांगुर बाबा का खेल योगी ने एक झटके में खत्म कर दिया। आज इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि नवभारत ने इस पर पूरी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है कि यह छांगुर बाबा कैसा किला बनाकर बैठा था। इस किले में जब योगी का बुलडोजर पहुंचा तो क्या हैरान करने वाली चीजें मिली। यूपी के साथ साथ आपको बिहार का हाल भी बताऊंगा, जहां कहीं मर्डर हो जा रहा है, कहीं गोली चल रही, कहीं एनकाउंटर हो रहा है। चुनाव के पहले बिहार में क्या ही हो रखा है। लेकिन पहले यूपी बिहार में इस बवाल की एक झलक देखिए।
तरह से संपत्ति अर्जित करना, बुलडोजर तो चलना ही है। कोई अपराधी भी हो तब भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता बिना लीगल प्रोसीडिंग के। हिंदू बेटियों के साथ छल करके धर्मांतरण करवाने का आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अब सलाखों के पीछे है और इधर सलाखों के बाहर उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। अवैध धर्मांतरण के जरिए छांगुर बाबा ने जो करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई, अब सीएम योगी ने उस प्रॉपर्टी को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू कर दिया। यूपी के बलरामपुर में छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण के किले पर आज सुबह सुबह योगी बाबा का बुलडोजर गरजा और बुलडोजर ऐसा गरजा कि देखते ही देखते छांगुर बाबा की करोड़ों की कोठी मिट्टी में मिलने लगी। देखते ही देखते बुलडोजर के प्रहार से छांगुर बाबा की अवैध कोठी जमींदोज होनी शुरू हो गई। यह कोठी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे ढहाने का काम शुरू हुआ और 3 बुलडोजर से शुरू हुआ। बाद में 7 बुलडोजर इस काम में लगाने पड़े। पुलिस के मुताबिक जलालुद्दीन इस कोठी में अपने धर्मांतरण वाले गैंग के साथ रहता था और यहीं से अवैध धर्मांतरण के काले साम्राज्य को चलाता था। छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण के किले पर चले बुलडोजर पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं यहां मिला क्या क्या। पहले शुरुआत जब हुई थी 10:30 बजे तब 3 बुलडोजर सेक्शन शुरू हुआ था, लेकिन अब जो है वो 7 बुलडोजर हो गए। देखिए आप किस तरीके से लगातार यहाँ पे चारों तरफ बुलडोजर जो है वो लगे हुए हैं और आधे हिस्से को लगभग गिरा दिया गया है। पूरी तरह से जो अवैध निर्माण है उसको बुलडोज किया जाएगा। जहां तक सवाल है कि क्या ये अवैध है, दरअसल राजस्व विभाग ने इस पूरे मामले की जांच की थी। जांच के बाद बकायदा यहाँ पे रेड जो क्रॉस निशान होते हैं वो लगाए गए थे। कोर्ट प्रशासन जो है वो मजिस्ट्रेट के पास गई, वहां से बकायदा ऑर्डर लिया, उसकी कॉपी चिपकाई गई थी यहाँ पर और उसके बाद आज जो प्रशासन जो है वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पहुंचा और 7 बुलडोजर लगाकर अब इसे बुलडोज करने की कवायद की जा रही है। बलरामपुर में छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण के जिस किले पर बुलडोजर एक्शन हुआ उसके अंदर के इंतजामों को देखकर पुलिस की टीम भी दंग रह गई। छांगुर बाबा की एक कोठी 3 बीघा जमीन पर बनाई गई थी और इसे बनाने में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया। इस कोठी में आलीशान मार्बल लगा हुआ है, घोड़ों के लिए अस्तबल मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक कोठी में घोड़ों को भी वीआईपी तरीके से रखा जाता था। इसके अलावा छांगुर बाबा की इस कोठी में विदेशी नस्ल के कुत्ते भी मिले, जिसमें जर्मन शेफर्ड, ब्लैक डॉग और बुलडॉग तक था। इस कोठी में बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए 10 सीसीटीवी कैमरे थे। यही नहीं, अनजान लोगों की एंट्री रोकने के लिए चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाई गई थी, जिस पर रात के वक्त करंट दौड़ाया जाता था। मेन गेट से कोठी तक पहुंचने के लिए 500 मीटर की प्राइवेट रोड तक बनाई गई। एक तरफ हिंदुओं के अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड के किले पर बुलडोजर गरज रहे थे, दूसरी तरफ सीएम योगी ने इस एक्शन पर क्लियर कट मैसेज दे दिया। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि जलालुद्दीन और उसके गैंग को ऐसी सजा दी जाएगी कि एक उदाहरण बनेगी। सीएम योगी ने ट्वीट किया कि उनकी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। आगे सीएम योगी ने लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा का धर्मांतरण रैकेट राजस्थान, लखनऊ, बलरामपुर और पुणे तक फैला हुआ है। छांगुर बाबा अब लपेटे में आया है तो राजनीति भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी ने जलालुद्दीन छांगुर का बचाव करना शुरू कर दिया। सुनिए समाजवादी पार्टी के नेता। जो भी आरोपी हैं उनको न्यायालय के दायरे में लाकर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है घरों को लेके कि किसी पे दोष भी साबित हो जाए, कोई अपराधी भी हो, तब भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता बिना लीगल प्रोसीडिंग के। तो जो सरकार की नीतियां हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार इस बात को लेके कहा जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन वो सेलेक्टिव है, वो बिना नोटिस के चलता है। तो आज भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है और जो परिवार के और सदस्य हैं उनका आखिर अपराध क्या है। जिनकी बेटियां धर्मांतरण का शिकार हो गई, इनको उसकी चिंता नहीं है। बुलडोजर क्यों चल गया जलालुद्दीन के घर पे, इनको इसकी चिंता है। जलालुद्दीन को लेकर आरोप यह भी है कि उसने धर्मांतरण के लिए अलग अलग जाति की लड़कियों को फंसाने के लिए रेट कार्ड फिक्स कर रखा। पुलिस के मुताबिक ब्राह्मण और ठाकुर लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे।
पिछड़ी जाति की लड़की है तो 10 से 12 लाख रुपए का भुगतान होता था। अन्य जाति की लड़कियों को लाने के लिए 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। यूपी में बुलडोजर चल रहा है तो बिहार में एनकाउंटर हो रहा है। बिहार में गोपाल खेमका हत्याकांड के एक आरोपी विकास उर्फ राजा को आज सुबह बिहार पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। राजा ने ही कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के लिए हथियार मुहैया करवाए थे। पटना में गोपाल खेमका की हत्या से बहुत बवाल मचा हुआ था। 4 जुलाई की रात 11:30 बजे कारोबारी गोपाल खेमका का मर्डर हुआ। पटना में घर के बाहर शूटर ने खेमका को गोली मारी। 5 जुलाई को बिहार पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी बनाई। 6 जुलाई को पटना के बेउर जेल में पुलिस ने छापेमारी की। 7 जुलाई को हत्याकांड में शामिल शूटर उमेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हत्या के लिए सुपारी देने वाले कारोबारी अशोक साव को भी गिरफ्तार किया। आज हत्याकांड के लिए हथियार सप्लाई करने वाला विकास उर्फ राजा एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन जो इंडी गठबंधन पिछले कुछ दिनों से बिहार में हुए अपराधों के लिए नीतीश सरकार और सरकार में शामिल बीजेपी को घेरने में जुटा था, बिहार को क्राइम कैपिटल बताया जा रहा था, उसी गठबंधन के नेता अब अपराधी के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। आरजेडी नेता मनोज झा ने इसे सत्य का एनकाउंटर बता दिया। सुनिए मनोज झा को, फिर बताता हूं बीजेपी और जेडीयू ने एनकाउंटर पर क्या कहा है। एनकाउंटर में सत्य का भी एनकाउंटर होता है। वो पूरे तार क्यों नहीं पता चले? वो पूरी जो एक ट्रेल कहते हैं वो क्यों नहीं पता चला? हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं आप, क्योंकि सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह रही है। मुझे बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं इसकी कोई चिंता नहीं है, टिप्पणी लायक नहीं समझता। बिहार करा रहा है, इस ढंग का उपद्रव करके बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज उछल के लोग जा रहे थे उसके घर पर, अभी तक नहीं पकड़ाया है। और फिर कल से इन्हीं की आवाज खुलेगी कि अपराधी को की हत्या नहीं बल्कि नागरिक की हत्या हो गई है, ये कहेंगे। ये बिल्कुल साफ संदेश है कि कहीं भी कोई घटना घटेगी, अपनी जिम्मेदारियों को बिहार पुलिस बखूबी समझते हुए जवाबदेह लोगों को पाताल से भी ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी। यूपी बिहार में जो हो रहा है वो तो आपने देख लिया, लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास जिसमें आपको दिखाऊंगा नई नवेली सड़क धंस गई, कहीं 90 डिग्री का टर्न। अफसरों के वो कांड की पब्लिक बोली ये ठीक करके दिखाओ। आम आदमी के पैसे को बिना डकार हजम कर जाने वाले भ्रष्ट सिस्टम की क्लास लगेगी। अब इस देश के सिस्टम के आगे यहां की सड़कें, पुल, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सब सरेंडर कर चुके हैं। हालत यह है कि खुद लोगों ने यह मुहिम छेड़ दी है कि बॉस इसे ठीक करके दिखाओ, क्योंकि कहीं सड़क धसी हुई दिख जाती है, कहीं पुल गिर जाता है और कहीं का पुल का डिजाइन ऐसा है कि कोई भी माथा पकड़। लेकिन 90 डिग्री पे कैसे पुल मोड़ दिए जी? जबकि अच्छी सड़कें, मजबूत पुल आपका हक है भाई, इसी के लिए ना टैक्स भरते हैं। देश में इनके निर्माण के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है, कमी नीयत में। सरकारी ठेकेदार और बाबुओं का ऐसा नेक्सस है, अच्छी खासी सड़क भी दम तोड़ देती है। यह भ्रष्ट सिस्टम अच्छी सड़कों की गारंटी भले ही ना दे पाए, लेकिन सड़क के साथ गड्ढे की गारंटी जरूर देता है। खासकर मानसून में तो सड़कें और गड्ढों का फर्क ही मिट जाता है। आप देखिए कि जब से मानसून आया है ऐसा लग रहा है मानो सड़कों पर शामत आ गई। कई सड़कों पर विशालकाय गड्ढे हो जा रहे हैं, कई सड़कें धंस जा रही हैं, कई सड़कों पर इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। और ये किसी एक राज्य नहीं, किसी एक शहर नहीं, किसी एक सड़क का हाल नहीं है। मानसून की बारिश ने देश भर में सड़कों की पोल खोल कर रख दी है। आप वाराणसी का हाल देखिए, नोएडा देखिए, इंदौर देखिए, मुंबई देखिए, हर जगह भैया गड्ढे हैं। ऐसा लग रहा है कि आदमी चांद पर है और वहां पे गड्ढे, क्रेटर हैं। देश भर में ऐसी समस्याओं से लोग परेशान हैं। इसे ठीक करने के लिए लोग सोशल मीडिया पर एक मुहिम चला रहे हैं और अपने नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं, लिख रहे हैं कि इसे ठीक करके दिखाओ। आज हम आपको सड़कों पर गड्ढों के हैरान कर देने वाले वीडियो दिखाएंगे। सिस्टम को नींद से जगाने का प्रयास करेंगे कि भाई सरकारें कर क्या रही हैं या नेता कर क्या रहे हैं। लेकिन जो हाल है उसका एक ट्रेलर देखिए। हे पहा रस्त्याची क्वालिटी, मुख्यमंत्री साहेब हे गड्डा महाराज की जय। आप सबसे पहले दिल्ली एनसीआर के नोएडा की तस्वीरें देखिए। सोमवार को नोएडा में हल्की बारिश हुई, हल्की, यहां लोग परेशान कि बारिश क्यों नहीं हो रही। और उस हल्की बारिश में सड़क का हाल देखिए, धंस गई भाई सड़क। सड़क पर करीब करीब 12 फुट चौड़ा और 10 से 15 फुट गहरा गड्ढा हो गया। ये नोएडा के पॉश सेक्टर 100 के रोड आपको दिखा रहा हूं, जो मानसून की पहली बरसात नहीं झेल पाई।
गनीमत रही कि जिस वक्त सड़क धसी वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा, वरना बड़ा हादसा हो सकता। अब अफसर इस सड़क को ठीक करने का चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन सवाल कि गड्ढा हुआ क्यों बॉस? किसी के साथ कुछ हो जाता फिर क्या चैलेंज एक्सेप्ट करते आप? ये नोएडा का हाल है। वाराणसी की एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, वहां का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसमें शिवपुर के गिलट बाजार में एक सड़क पर 10 फीट बड़ा गड्ढा हो गया। यह वाराणसी का हाल है। यह सड़क वाराणसी में सबसे वीआईपी रूट मानी जाती है। सड़क धंसने की प्रमुख वजह नीचे पाइपलाइन लीकेज बताया जा रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करके लोग अफसरों, स्थानीय नेताओं को चैलेंज दे रहे हैं कि दम है तो यह ठीक करके दिखा। मध्य प्रदेश में भी मानसून ने सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे कर दिए हैं। यह वीडियो इंदौर का है, जहां थोड़ी सी बारिश में सड़क पर करीब 10 फुट गहरा गड्ढा हो गया। यह उस शहर की सड़कों का हाल है जिस शहर को स्मार्ट सिटी का तमगा मिला हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि यह गड्ढा हो चुके सिस्टम का नतीजा है क्या? इंदौर में तो सड़क पर गड्ढा हुआ, ग्वालियर में तो एक सड़क ही गड्ढा हो गई। गड्ढे से भरी जिस सड़क को आप देख रहे हैं वो 1 महीने पहले ही बनाई गई थी। 1 महीने पहले 4 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई थी, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई ये सड़क उधड़नी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि यह सड़क 10 दिन में 7 बार धंस चुकी है, जिसके बाद अफसर भी मान रहे हैं कि सड़क बनाने में लापरवाही हुई। अधिकारियों के कारनामों का सबसे हैरान करने वाला उदाहरण मध्य प्रदेश में ही दिख रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए, भोपाल के ऐशबाग इलाके में रेलवे ट्रैक के ऊपर ओवरब्रिज बना है। 90 डिग्री पे ये ओवरब्रिज मोड़ दिए। कैसे चलेगी गाड़ी? यानी अगर आप इस पर गाड़ी चलाएंगे तो 90 डिग्री गाड़ी मोड़ेंगे। लोग यहां अजय देवगन बने हुए हैं फूल और कांटे वाले। थोड़ी भी रफ्तार तेज होगी तो क्या हादसा होगा? और इसको बनाने की लागत 18 करोड़ रुपए। जब यह बनकर तैयार हुआ तो इंजीनियरों का कारनामा देखकर लोगों ने माथा पीट लिया। इस ओवरब्रिज में 90 डिग्री का टर्न ही नहीं बल्कि इसमें यू शेप का भी टर्न है, और ऊपर से देखने में यह किसी क्वेश्चन मार्क जैसा लग रहा है। और यही क्वेश्चन मार्क इसे बनाने वाले इंजीनियरों की काबिलियत पर है, मध्य प्रदेश की सरकार पर है, बीजेपी पर है कि इस पुल को अतरंगी डिजाइन देने के मामले में पीडब्ल्यूडी के 2 इंजीनियर समेत 7 इंजीनियरों को सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन बन कैसे गया? पैसा तो उड़ गया ना बॉस। अब इस ओवरब्रिज को फिर से डिजाइन किया जाएगा। डिजाइन हुआ तब नहीं दिखा, बन गया तब नहीं दिखा, इतना यू टर्न बन रहा है तब नहीं दिख रहा है, 90 डिग्री का टर्न हो रहा है नहीं दिख रहा है। भाई बीजेपी हर जगह कहती है कि हम सुशासन ला रहे हैं, ये इस तरह का गड्ढा हो रहा है सड़क पर। नोएडा से लेकर वाराणसी से लेकर इंदौर से लेकर ऐसे ऐसे पुल बन जा रहे हैं। ये काम हो रहा है। पब्लिक को मुहिम चलानी पड़ रही है कि ये ठीक करके दिखाओ। गजब है।